नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सुमित जी, ट्रंप तो रोज मोदी मोदी करके एक नई धमकी दे रहा है, मतलब एक तरह से दादागिरी पर अभी भी अड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए तो देखिए, भारत और रशिया के बीच रिश्ते और ज्यादा गहरे हो रहे हैं। हमारे एनएसए अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे हुए हैं। अंजू जी, पहली बात यह है कि जयशंकर जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था। इन गोरों को लगता है कि इनको भगवान की तरफ से एक राइट है कि किसी भी कंट्री के मामले में ये दखल दे सकते हैं, ये बुली कर सकते हैं। इनको लगता है यार हम तो इनके ऊपर राज करते थे, आज ये कंट्री, भारत जैसी कंट्री रशिया से सस्ते में तेल लेकर ये हमें बेच रहे हैं और उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये तो बर्थ राइट हमारे पास था कि दुनिया का तेल हम निकाले, चोरी करें और दुनिया को बेचें अपने टर्म्स के ऊपर। आज वही फॉर्मूला भारत बना रहा है हमारे ऊपर, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो बुली करने का उसका जो फॉर्मूला था, वो मोदी जी बोल रहे हैं मैं झुकूंगा नहीं। अब आपने बोला डोनाल्ड ट्रंप रोज धमकी दे रहा है, धमकी दे दी दोबारा से, मैं 245% का टैक्स लगा दूंगा आपकी दवाइयों के ऊपर। वो इसलिए किया था क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप को टैग भी किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कारण ही उसने किया है, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उनको टैग करके बोला कि भैया तुमने टेक्सटाइल है, हमारे जेम्स हैं, हमारे जो यहां से जो गोल्ड हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, दवाइयों के ऊपर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि तुम्हारी कंट्री हमारी दवाइयों के कारण चल रही है, उसके ऊपर टैक्स लगा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यार सुमित जैन मेरी हर रोज बात लगाता है, आज मैं ऐसे करता हूं, धमकी देता हूं। मोदी जी डर जाएंगे कि अगर आपने मेरे से एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो मैं 245% का टैक्स लगा दूंगा आपकी दवाइयों के ऊपर। तो भैया धमकी क्यों दे रहा है? लगा दे, लगा तो सही। ऑलरेडी तुम्हारा जो मेडिकल सिस्टम है, पूरा का पूरा मेडिकेयर है, जिसे ये ओबामा मेडिकेयर बोलते हैं, ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है। 245% का टैक्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो आपके पास 45 से लेकर 50% जो जेनरिक मेडिसिन है वो भारत से जाती हैं। आपके टैक्स लगाना है आप लगा लीजिए, और आपको ऑल्टरनेट मार्केट चाहिए तो आप चाइनीज मेडिसिन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिससे को दुनिया में चाइनीज भी खुद चाइनीज मेडिसिन नहीं लेते, अमेरिका वाले ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसकी बुली करने का जो एक तरीका है कि मैं झुका दूंगा, मैं अपने लोगों को बताऊंगा देखो मैंने मोदी जी को कैसे आंखें में आंखें डालकर बात करी है, मैं उनको झुका दूंगा। झुका नहीं पाया है और ना ही झुकाएंगे। और इसका प्रूफ है, मोदी जी को जितना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, मोदी जी के पास एक हनुमान है, उसका नाम है अजीत डोभाल। जब चाइना हमें पंगा ले रहा था, मोदी जी ने अजीत डोभाल जी को चाइना भेजा। अब देखिए उसके बाद हर चीज ठीक हो गई है। आई डोंट नो कौन सा फॉर्मूला है उनके पास। वो आकर कुछ बोलते हैं कान में, और यहां पर चाइना में आकर बोला और सारा कुछ सीधा हो गया, हमारे रिलेशंस भी ठीक हो गए हैं। अब तो चाइनीज को वीजा मिलना शुरू हो गया, जो कि 5 साल से बंद था। बॉर्डर के ऊपर से चाइनीज पीछे आ रहे हैं क्योंकि अजीत डोभाल चाइना आकर रहे हैं, इसलिए मोदी जी ने अजीत डोभाल को भेज दिया रशिया में। और जैसे ही ट्रंप को पता लगा कि अजीत डोभाल इज गोइंग टू रशिया, अब देखिए उनका जो टेम्परेचर है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। सुबह शाम उनको बस अजीत डोभाल पुतिन के साथ सामने बैठे हुए दिखाई देते हैं। और आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले भी अजीत डोभाल गए थे रशिया में, तब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तेल हम ले रहे थे, तब भी पुतिन एक ऐसे आदमी है जो सिर्फ किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से बात करते हैं। लेकिन अजीत डोभाल के साथ आपने वो फोटो देखी होगी जहां पर अकेले एक कमरे में कोई इंटरप्रेटर भी नहीं था, वहां पर बैठकर बात कर रहे थे। और यही चीजें हैं जो नाइट पे देती हैं, यही मास्टर स्ट्रोक्स हैं मोदी जी के। इस संकट मोचन को भेज दिया वहां पर कि मैं तुम्हारी बुलीनेस के ऊपर मैं ना तो सरेंडर करूंगा, ना मैं अपनी अबेंडन करूंगा अपने रिलेशनशिप को रशिया के साथ। और हम ओपनली बोल रहे हैं रशियन तेल सैंक्शनड नहीं है, कोई भी खरीद सकता है। आपने कैप लगाया था $60 का कि $60 से ज्यादा प्राइस आप रशिया को नहीं दे सकते। हम तो जो आप ही के नॉर्म्स बनाए हुए हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर इतना ही आपको दर्द है तो आप जो गैस खरीद रहे हो, यूरोप खरीद रहा है 51% गैस अभी भी रशिया से खरीद रहा है, अब बंद कर दीजिए। यहां तक कि अमेरिका खुद तेल खरीद रहा है रशिया से आज की डेट में भी। आपकी कंपनीज को प्रॉफिट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यूरोपियन यूनियन को अपने घरों को कूल रखने के लिए या गर्म रखने के लिए गैस चाहिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत खरीद कर प्रॉफिट कमा रहा है, उसमें आपको प्रॉब्लम है। ये दोगलापन मोदी जी ने मुंह पे बोला है, नहीं चलेगा। रशिया के साथ हमारा रिलेशन था, है और रहेगा। अब अजीत डोभाल जी करने क्या गए? एक तो ये कि आपने संकट भोजन को भेज दिया है वहां पर लंका में,
और वो जाकर वहां पे आग ना लगाएं, ये हो नहीं सकता। अब वो आग लगेगी डोनाल्ड ट्रंप के घर में, क्योंकि लंका तो वही बना है और रावण बैठा है वहां पर व्हाइट हाउस में। अब उसकी लंका जलने वाली है और वहां पर अजीत दोभाल जी 3-4 काम करने वाले हैं। एक, आपने लास्ट टाइम कब देखा था कि ट्रेड डील्स की बात हो, हमारा ऑयल मंत्री नहीं गया, दोभाल जी जा रहे हैं और ट्रेड की बात कर रहे हैं। चाइना में भी ट्रेड की बात करी इन्होंने, ये हैरानी की बात है, लोगों को पता नहीं इस बात का। अजीत दोभाल जी चाइना में आकर ट्रेड की बात करते हैं कि आप जो टेम्परेचर आपने हाई किया हुआ है, अगर दुनिया में आपको बैलेंस करना, दुनिया को अगर आप चाहते हैं कि आप अमेरिकन हेजीमनी को फाइट करें, आपका एक ही तरीका है, आप भारत के साथ हाथ जोड़ लीजिए, आप ट्रेड अपना इंक्रीज कीजिए, आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भारत लेके आइए, एंड मैं आपका ये काम करवा सकता हूं। बस जो ये हमारे साथ बेवकूफी वाला काम करते हैं, कभी बॉर्डर पे कभी कुछ कर दिया, कभी राहुल गांधी को कुछ सूंघने के लिए सुबह सुबह भेज दिया, ये बस ये काम बंद कर दीजिए, ताकि उसका पागलपन भी ठीक हो जाएगा और हमारे जो आपके साथ एक ही प्रॉब्लम है बॉर्डर की, वो भी सॉल्व हो जाएगी। आप देखिए चाइना भी पीछे हट गया और उसके बाद ट्रेड की बातें भी हो रही हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो गई, क्योंकि अजीत दोभाल जी ने किया है और यही काम वो रशिया में जाके करने वाले हैं। रशियन इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग टू इंक्रीज इन व्हाट? एक, तेल आप लेते रहेंगे, ये एश्योरेंस मोदी जी की तरफ से थ्रू अजीत दोभाल वहां पे जारी है। दूसरा, अब हम वहां पर जाकर एक सिर्फ एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात भी कर रहे हैं कि उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो भारत में इंस्टॉल होने शुरू होंगे। तीसरा, हम S-400 की डिलीवरी तेज चाहते हैं, उसकी बात हो रही है। सुखोई 57 की बात हो रही है। हम वो सारे स्ट्रेटेजिक काम कर रहे हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि भारत रशिया से ले, वो चाहते हैं कि अमेरिका से हम ये सारे सामान लें, और हम जा रहे हैं दिखाने के लिए कि हम वो सारे सामान लेंगे भी जिसको तुम मना कर रहे हो, और तुम्हारे नाक के नीचे से निकाल के लेके जाएंगे, कर ले जो करना है। भाड़ में गया तेरा टैरिफ और भाड़ में गया तू। तो ये चीज है जिसके कारण मोदी जी ने इस संकट मोचन को रशिया भेजा है। जी, लेकिन आप सोचो कि अगर वो टैरिफ बढ़ाता है तो दिक्कत किसको होगी? भारत की दवाइयां जो जा रही हैं वो 245% ज्यादा दामों पर अमेरिकियों को ही तो मिलेंगी, और किसको मिलेंगी? हमारे लिए क्या दिक्कत होगी? आप 250 की जगह 2500 लगा दो। ये बात क्या डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रही, या उसको सिर्फ अपना कारोबार दिख रहा है, या अपनी नाक ऊंची रखनी है? क्योंकि उसको तो ये दर्द भी है कि पीएम मोदी ने एक बार नहीं कहा कि सीज फायर इसने करवाया था। आप देखो ना, राहुल गांधी क्या कहता है कि सीज फायर तो इसलिए हो क्योंकि भारत मरा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप के देश के साथ ट्रेड करने के लिए, यही कह रहा था ना। तो अब जब ट्रेड हो ही नहीं रहा है, ट्रेड डील हो ही नहीं रही है, तो फिर तो सबकी बैंड बजा दी है मोदी ने। देखिए पहली बात है, बैंड तो बजनी है। और राहुल गांधी से कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे कि चलो हमने मान लेते कि मोदी जी को उन्होंने ट्रेड के बोला था, हम ट्रेड करेंगे आपके साथ, तो हमने बोल दिया कि ठीक है सीज फायर हम साइन कर लेते। साइन हुआ नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। लेकिन 2008 में तुमने जो बेशर्मी से यहां पर सरेंडर किया था चाइना में आकर, उसका भी कुछ वेरवा दे देते कि भाई तुमने कैसे यहां पर आकर एग्रीमेंट साइन किया, हमारी पूरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठा दिया। क्या तुमने यहां पर सरेंडर नहीं किया था? उस सरेंडर के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या तुम्हारे नाना जी ने सरेंडर नहीं किया था 1947 में, जब पाकिस्तान यहां पे घुसा था, हम जीत रहे थे, तुम सरेंडर कर गए। 62 में तुम्हारा नाना फिर सरेंडर कर गया। 71 में भी तुम्हारी दादी ने सरेंडर किया था, जब पूरा बांग्लादेश हमारा कंट्री का पार्ट बन सकता था। उसने बोला नहीं, इसको रिलीज नहीं करवाना, इधर मानेकशॉ जी के कारण हमारा ये बांग्लादेश अलग हो गया। वरना इंदिरा गांधी ने उस वक्त स्टॉप लगा दिया था कि नहीं, हम एंटर नहीं करेंगे, हम बांग्लादेश नहीं बनाएंगे। क्या तुम्हारे पिताजी ने सरेंडर नहीं किया था? हर चीज पे इनकी फैमिली सरेंडर करती रही। और सरेंडर की बात ये करते हैं क्योंकि जो ये राहुल गांधी खुद करता है, वो दूसरों के ऊपर तोहमत लगाता है, लेकिन अपनी फैमिली का हर जगह पर सरेंडर के बारे में बात नहीं करता। मोदी जी ने ना सरेंडर किया, ना कभी करेंगे। और भाई सरेंडर करना होता तो 2002 के लिए, जो गर्व से हम बोलते हैं, हम जैनियों ने और गुजरातियों ने जैसे सबक सिखाया था मलेशियों को, वो काम ये मोदी जी हैं जो कर गए। सरेंडर करता होता तो तब भी कर लेते, नहीं किया पहले दिन से लेकर अब तक। और एज फार एज राहुल गांधी इज कंसर्न, उसका कोई खुद की स्टैंडिंग नहीं है, वो हमेशा दुश्मनों के साथ खड़ा होता है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनों वाली लैंग्वेज हमारे साथ यूज कर रहा है तो राहुल गांधी को म्यूजिक लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी दुश्मन होगा, कोई उग्रवादी होगा, ये उसके साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी के बारे में डिस्कस करने का फायदा नहीं है, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ही इज अ लायबिलिटी फॉर अ कंट्री। लेट्स सी कि कब ये लायबिलिटी खत्म होगी। कि डोनाल्ड ट्रंप क्या डीप स्टेट के साथ मिल गए हैं? क्योंकि जो लैंग्वेज पहले राहुल गांधी बोलते थे, आजकल जैसे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा। अगर डेड इकोनॉमी है भाई, तो तुम क्यों भारत के साथ डील करना चाहते हो?
क्यों प्रेशराइज कर रहे हो, किसी और कंट्री को ढूंढ लो। और जब उन्होंने 25% टैरिफ लगाया तो राहुल गांधी कितने खुश थे कि देखो डेड इकोनॉमी है और लगाओ, मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी। और आप सोचो बाकी देशों में पक्ष और विपक्ष जब देश की बात आती तो एक साथ खड़े नजर आते हैं, यहाँ तो विपक्ष जो है हमेशा सवाल उठाता है। विदेश मामलों में भी राहुल गांधी ऐसे एक्सपर्ट बन जाते हैं जैसे कि जयशंकर को पता नहीं वो क्या क्या समझा देंगे। अंजलि, पहली बात यह है, आई एम सॉरी टू से, पूरा का पूरा जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है वो देश के खिलाफ नहीं है। अभी आप देखिए, शशि थरूर है, वो देश के गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, उनके स्टॉलवर्ट एक नेता है, राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं। एक बार तो वो इवन स्टैंड कर गए थे कि प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए भी वो दावेदार थे। उन्होंने क्या कहा कि भारत की गवर्नमेंट जो कर रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है, हमें डोनाल्ड ट्रंप के इस बुलिनेस के सामने हमें झुकना नहीं चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म लॉस होगा भी कि हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े कम हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो सर्वप्रिय है। ये कांग्रेस का अपना बहुत बड़ा नेता ये खुद बोल रहा है, अभी वो कांग्रेस में है, बीजेपी में आई नहीं है। तो यानी कि कांग्रेस के अंदर भी दो गुट है, एक जो नेशनलिस्ट है, जो अभी भी जिनका दिल भारत के लिए धड़कता है, और दूसरा पप्पू वाला है, जो वही मोहम्मद नेहरू, मोहम्मद रजीव, ये उन्हीं के लिनियज के हैं। ये अभी भी उसी भाषा के यूज करते हैं कि भारत के टुकड़े कर रहे हैं, भारत वीक हो जाए, भारत तरक्की ना कर जाए। तो ये दो गुट हैं, हमें पप्पुओं के गुट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, हम उनके बारे में सोचें जो कांग्रेस के अंदर बैठकर भी, उस घुटन में बैठकर वो भारत माता के बारे में बात कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कितने बड़े वॉरियर्स वो लोग होंगे। तो ये कांग्रेस के आधा इकोसिस्टम वो समझता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो सिर्फ बुलिनेस है। आपने मुझे पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट वो ये समझता नहीं है कि इसका नुकसान अमेरिका को होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट को अगर समझ होती तो ये काम ही ना करता, पहली बात ये। लेकिन उनकी जो स्टॉक मार्केट है वहां पे, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बेंचमार्क होता है किसी की इकोनॉमी कैसे चल रही है। आज अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे आती जा रही है, हर रोज उनके नंबर्स खराब होते जा रहे हैं, वहां पे ट्रेड करना मुश्किल हो गया है, वहां पे जो कीमतों की प्राइसेस है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास जो इनकम था वो कम होता जा रहा है। तो ये बेंचमार्क होता है कि आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो सही नहीं है। अमेरिकन पीपल एंड देयर स्टॉक मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन। यहां तक कि जो जेपी मॉर्गन है, बहुत बड़ा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने भी बोल दिया कि अगर आपने इस टेम्परेचर को कम नहीं किया तो अमेरिका टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो जो अपनी डोमिनेंस है पूरी दुनिया में वो लूज कर जाएगा, और जो हमारे एलाइज हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, हमारे साथ बिजनेस करना भी बंद कर देंगे। और वही चीज हो भी रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनके पास विनिंग फॉर्मूला है, उनको लगता है कि मैं टैरिफ लगा रहा हूं तो मेरे पास इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेरे पास आ रहे हैं टैक्स के तौर पर। लेकिन उसको यह समझ नहीं आ रहा कि टैक्स में तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन जान निकल रही है तुम्हारे अपने कंपनीज की और तुम्हारे अपने लोगों की, उसे मतलब नहीं है। बिकॉज इस बंदे ने कभी पॉलिटिशियन की तरह एक कंट्री को नहीं चलाया, इसने कंपनीज को चलाया है। ये वैसे ही अमेरिका को चला रहा है जैसे कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहा हो। इसलिए प्राइवेटली अपनी फैमिली को पाकिस्तान में भेजकर क्रिप्टो की डील कर लिया, पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो की डील, क्योंकि अमेरिका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। मुझे लगता है राहुल गांधी में और डोनाल्ड ट्रंप में कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी की फैमिली ने भी भारत को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया, आज डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। नुकसान भारत को भी राहुल गांधी की फैमिली के कारण हुआ, आज अमेरिका को भी उसी पॉलिसीज के कारण अमेरिका को भी नुकसान हो भी रहा है और आगे जाकर भी होगा। जी। और आप ये देखो कि जो बौखलाहट है उसमें क्या कुछ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि भारत अगर तेल खरीद रहा है रूस से तो इनडायरेक्टली यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी मौतों के लिए भारत जिम्मेदार है। अपना ख्याल नहीं आ रहा है कि तुम तो हथियार खरीद कर यूक्रेन को दे रहे थे, नेटो कंट्री से कह रहे हो कि मुझसे हथियार खरीदो और जाकर दे दो यूक्रेन को, वो समझ नहीं आ रही है। देखिए, पहली बात यह है कि युद्ध जो यूक्रेन का और रशिया का है, ये भारत की गवर्नमेंट को बोलना चाहिए ओपनली कि जो युद्ध है वो आपके कारण शुरू हुआ। आपने धोखा दिया यूक्रेन को, आपने झांसा दिया कि बेटा तू कोई बात नहीं, तू नेटो में आ जा, हम तुझे नेटो में सीट दे देंगे। जब उसने बोला कि नेटो में मैं आने के लिए तैयार हूं, यूक्रेन ने हाथ खींच लिया कि नहीं अभी हम रेडी नहीं है। लेकिन रशिया इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए लड़ाई शुरू हुई। ये जानबूझकर लड़ाई शुरू करवाई गई है। और आप देखिए मजे की बात, रशिया से तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं और यूक्रेन को हथियार भी बेच रहे हैं।
और वहां के जितने मिनरल्स हैं वो भी अपने नाम पे करवा लिए, एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि तू मेरे साथ एग्रीमेंट साइन कर ले और तेरा युद्ध जो है हम अगले दिन बंद करवा देंगे। जब एग्रीमेंट साइन कर लिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूक्रेन के साथ, अगले दिन स्टेटमेंट आ गया कि ये युद्ध जो है हमने बड़ी कोशिश करी पुतिन के साथ, ये अभी इतनी जल्दी रुक नहीं सकता। यानी कि सब कुछ हटाने के बाद आपने यू टर्न कर लिया अपनी ही स्टेटमेंट का। 2 बार हो गया है, पहले नेटो की सीट के लिए और अब रेयर अर्थ के बाद युद्ध रुकवाने के लिए, दोनों तरफ अपना ही फायदा देखा। और कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर इन्होंने ये गद्दे काम ना किए हों? ये लीबिया में गए इसलिए कि तेल था वहां पर, गवर्नमेंट चलती फिरती गवर्नमेंट को गिरवाने के बाद पूरा का पूरा तेल का जो भंडार है अपने कब्जे में कर लिए। अब पूरे दुनिया को ये वहां से फ्री में तेल लेकर ये दुनिया को बेचते रहे। अफगानिस्तान में एंटर करे तो वहां पे ड्रग्स जो वहां पे उगती थी वो सारी खुद उगवाई और उसको पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर कर इन्होंने पैसे बनाए। इन्होंने कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर जाकर गंद ना डाला हो? अभी तक कभी भी इन्होंने भारत का सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे हमें तंग करने के लिए। और आज ये नैतिकता की बात करते हैं कि हम तेल खरीद रहे हैं रशिया से, तो वी आर इनडायरेक्टली फंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। व्हाट अबाउट यू? ये दोगलापन, मैं पहले बोला आपको, दिक्कत ये नहीं है कि हम तेल खरीद रहे हैं, दिक्कत ये है हम सस्ते में खरीदकर महंगे में बेच रहे हैं इन्हीं को, उस बात की दिक्कत है। लेकिन जब ये फ्री में तेल लेकर ये सारी कंट्री से जब ये पूरे पूरे दाम पर पूरे दुनिया को बेचते थे तब इनको तकलीफ नहीं थी, क्योंकि इनकी कंपनीज प्रॉफिट कमा रही थी। आज क्योंकि हम वही चीज फॉर्मूला इनके ऊपर अपना रहे हैं, इनके डॉलर हमारी जेब में आ रहे हैं, उस चीज की दिक्कत है। और दूसरा, इनको बेच रहे हैं हम डॉलर में और खरीद रहे हैं रुपए में। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस बात का है कि रुपए में खरीदकर जो रुपया भारत के बैंकों में ही पड़ा है रशिया के अकाउंट में, लेकिन इनसे हम डॉलर खरीद रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं और डॉलर में और यूरो में इनको हम तेल बेच रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि खरीदर ये चाहते हैं कि हम खरीदे भी डॉलर में और बेचे भी डॉलर में। दैट इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ मोदी जी, जिससे तकलीफ है जी। और डी डॉलराइजेशन को लेकर तो बड़ा परेशान रहता है ट्रम्प ब्रिक्स से, इसीलिए तो दिक्कत है। और ब्रिक्स कंट्री को तो ये कहा था इनडायरेक्टली कि और कोई कंट्री जुड़ेगा तो उस पर 10% और लगा दूंगा टैरिफ। फिर ये भी कहा था कि तुम दबाव बनाओ पुतिन पर कि यूक्रेन के साथ वॉर को खत्म कर दे। तो जो काम खुद नहीं कर पा रहा है वो इनसे करवा रहा है। सर, अपने आप को पीस नोबेल पीस प्राइज चाहता है डोनाल्ड ट्रम्प की, मिल जाए। कंबोडिया से सिफारिश करवा ली, हाँ चलिए नेतन्याहू से करवा ली, मुल्ला मुनीर से करवा ली, भारत से नहीं करवा पा रहा है ना। मोदी तो मुंह ही नहीं लगा रहे, वो बोल रहा है। मोदी जी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। जो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, तो बड़बड़ाहट तो इसलिए आपको लगता है कि इस वक्त वो सबसे ज्यादा डरा हुआ है भारत और रशिया से? देखिए, जो मोदी का काम करने का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। हम लड़ाई नहीं करते, हम बोलते नहीं है, हम चुपके से काम कर लेते हैं। बौखलाहट सिर्फ मोदी पुतिन से नहीं है, बौखलाहट है मोदी, पुतिन और चाइना से। हम तीनों ने हाथ जोड़ लिया है। और अब देखेंगे रिसेंटली, जैसे अभी अजीत दोभाल जी गए हैं हमारे रशिया में, इसके बाद जयशंकर जी जाने वाले हैं, उसके बाद मोदी जी आने वाले हैं चाइना में। इससे पहले अजीत दोभाल एंड जयशंकर जी ऑलरेडी चाइना होकर गए हैं, अब मोदी जी यहां पर आ रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो तिकड़ी बन गई है, जो पहले होता था कि अमेरिका, रशिया, नेतन्याहू और भारत ये मिलकर चाइना को काउंटर करेंगे, लेकिन सारे डायनामिक्स को अमेरिका ने चेंज कर दिया। अब तिकड़ी बन गई है रशिया, चाइना और भारत की, और तीनों ने हाथ जोड़ लिया कि हम आपस में ट्रेड करेंगे। बहुत बड़ी मार्केट्स हैं तीनों की तीनों, और तीनों के पास कुछ ना कुछ है एक दूसरे को देने के लिए। हम रूबल में, युआन में और इंडियन रुपी में काम कर रहे हैं। टोटल बहिष्कार किया है 3 बड़ी कंट्रीज ने डॉलर का। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ऊपर से आपके सुनने वालों का गर्व होगा जो मैं अभी बोलने वाला हूं। मोदी जी ने क्या किया है, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि आपको डॉलर में काम करने की जरूरत नहीं है, आप यूपीआई के थ्रू आप इंप्लीमेंट कीजिए और वहां पर आप इंडियन रुपी में आप काम कर सकते हैं। आपको डॉलर की ना तो लेने की जरूरत है ना देने की। इसलिए जब धमकी दिया गया कि आप डी डॉलराइजेशन नहीं कर सकते, तो जयशंकर जी की एक बड़ी खूबसूरत सी एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने बोल दिया कि छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इन बेचारों के पास डॉलर होता ही नहीं है, लेकिन ये ट्रेड करना चाहते हैं, इनको मैं गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूं, इनको सामान बेचना चाहता हूं। जब डॉलर है ही नहीं, तो अगर इंडियन रुपी में हमने काम कर लिया और यूपीए में काम कर लिया तो क्या बुरा कर दिया? गरीब लोग हैं बेचारे, इनकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है, ये तो हमारे धर्म में लिखा है। जब आप इस तरह से बात करेंगे जैसे अमेरिका बात करता रहा,
गाजा में आपने देख लिया, वहां पर गन डाल दिया, अफगानिस्तान में गन डाल दिया, सीरिया में, लीबिया में, हर जगह पर इन्होंने गन डाला। और वहां पे बाद में बोल दिया हम तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ये बेचारे गरीब लोग हैं, हम इनकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं। तो जो लैंग्वेज ये यूज करते हैं दुनिया के लिए, हमने वही लैंग्वेज 135 कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ की हैं उनके लिए यूज किया है। ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनको हेल्प की जरूरत है, हम इंडियन रुपये में काम कर रहे हैं। अगर डॉलर होंगे हम डॉलर में काम कर लेंगे, डॉलर उनके पास है नहीं, इसलिए हम इंडियन रुपये में काम कर रहे हैं। दिक्कत इस बात की है, इनकी भाषा, बेशक वो ट्रेड हो, बेशक वो इंडियन रुपये में काम करना हो, इनकी भाषा जो ये यूज करते थे, हमने इनके मुंह पे मारनी शुरू कर दी है डिप्लोमेटिकली। और जयशंकर जी से बड़ा डिप्लोमेट मैंने भारत में आज तक देखा नहीं है। जिस तरह की लैंग्वेज जो यूज करते हैं, उसके बाद कोई सामने वाला काउंटर भी नहीं कर सकता कि आप गलत कर रहे हैं। और यही मास्टर स्ट्रोक्स है जिससे डर लगता है डोनाल्ड ट्रंप को। इट इज दो चीजें, एक हम डी डॉलराइजेशन के ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं, और दूसरा रशिया, चाइना, भारत तीनों ये इकट्ठे हो गए हैं। रशिया ने एक वर्ड यूज किया था RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीनों इकट्ठे हो जाएं, हम वेस्टर्न हेजीमनी को तोड़ सकते हैं। भारत ने बोला यार मुझे RIC नहीं चाहिए, आई वॉन्ट BRC। भारत पहला, बीच में रशिया और तीसरा चाइना, क्योंकि अगर भारत बीच में होगा तो रशिया के साथ जुड़कर, हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं है, भारत के बीच में अगर रशिया होगा तो चाइना को, तो आप हैंडल करो चाइना को और हम अपने आप को, ये तीनों मिलकर हम हेजीमनी को तोड़ सकते हैं। इसलिए BRC इज बिकमिंग अ रियलिटी। डी डॉलराइजेशन का भी जो प्रोसेस है, आपने UPI को इंप्लीमेंट कर 135 कंट्रीज को जो आपने बोल दिया है, 22-23 कंट्रीज में तो ऑलरेडी UPI चलना शुरू हो गया, और बाकियों में भी बहुत तेजी से ये इंटीग्रेशन होने वाला है। दिस इज व्हाट इज गिविंग नाइटमेयर्स टू द न्यू रावण सिटिंग इन न्यू लंका कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप इन व्हाइट हाउस। जी। और सुमित जी, जिस तरीके से चाइना का रुख बदला है वो भी तो बड़े दर्द दे रहा होगा ना डोनाल्ड ट्रंप को। और भारत ने जिस तरह से, हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल में कितने सारे देशों की यात्रा करके आए हैं, वहां जाकर उन्होंने सबके साथ डील की। भारत के हथियारों का हर जगह डंका बज रहा है, और उनके F-35 का क्या हाल हुआ है भारत में सबने देखा है। कहां कहां नहीं गिरा F-35, वो हम पर थोप रहा था कि ले लो ले लो। हमने जब से मना किया है तब से ये तेवर है डोनाल्ड ट्रंप के। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, उनको देना कुछ नहीं है, उनको लेना कुछ नहीं है, उनको देना है। उनको अपने हथियार बेचने हैं पूरे दुनिया में, उनको अपना गैस और तेल बेचना है, उनके पास और कुछ भी नहीं है। और उनको अपनी हेजीमनी, उसको कंट्रोल रखना है कि पूरे दुनिया का मैं अकेला राजा था, मैं अकेला राजा ही बनना चाहता हूं। मोदी जी बोलते हैं, बार बार एक स्टेटमेंट दिया कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें अफ्रीका एक बहुत बड़ी पावर है। ये मोदी जी वाज द फर्स्ट वन टू से दिस, इसलिए हमने G20 को G21 बनवाया। हमने लैटिन अमेरिका को बोला तुम एक बहुत बड़ी पावर हो। अभी जब मोदी जी अर्जेंटीना गए हैं, हमने वहां पर बायलैटरल एग्रीमेंट्स करे हैं विद अर्जेंटीना, और उसके बाद पूरा का पूरा जो साउथ अमेरिका है उसको एक विश्वास दिलाया कि तुम डिजर्व करते हो एक परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस, तुम्हारी एक वॉइस होनी चाहिए। हम ये जो सारे काम कर रहे हैं, यहां पर हम उनको विश्वास दिला रहे हैं कि अगर मैं डिजर्व करता हूं तो तुम भी इक्वली डिजर्व करते हो, और मैं परमानेंट सीट तब तक नहीं लूंगा जब तक तुम्हें भी नहीं मिलती। यानी कि तुम्हारी परमानेंट सीट पहले आएगी, मेरी बाद में। जब आप ऐसा विश्वास करवाएंगे अपने सारे पार्टनर्स के लिए, आप समझ सकते हैं ये दर्द देता है सभी को। और चाइना भी अब उसी पॉलिसी पे काम करना शुरू कर दिया कि जैसे मोदी जी ने हर कंट्री के साथ ब्रिजेस को क्रिएट किया है, चाइना ने पहली बार ब्रिजेस को क्रिएट करना शुरू कर दिया। इन्होंने हमेशा जाकर दूसरे कंट्री के साथ, जैसे अमेरिका करता था, इन्होंने सीखा अमेरिका से कि अमेरिका जाता है वहां पर अपनी हेजीमनी को यूज करता है, अपने पावर, पैसे की पावर को, मिलिट्री पावर को यूज करके उस कंट्रीज को अपने कब्जे में करता है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कब्जे में करता है। चाइना को लगा कि शायद यही तरीका है बड़ा होने के लिए, अमीर बनने के लिए, तो चाइना ने भी उस चीजों को कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन जब से मोदी जी आए, अभी रिसेंटली जैसे चाइना ने देखा कि भाई पूरे दुनिया में भारत की रिस्पेक्ट भी है, हमारी कंपनीज की रिस्पेक्ट है, हमें रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जाता है, हमें गले मिला जाता है, जबकि चाइना तो दूसरे कंट्रीज में जाके गले पड़ता है, हम गले मिलते हैं। तो दोनों में बड़ा फर्क है। चाइना ने सीख लिया कि अगर आगे जाकर मुझे भी अगर बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर काम करना है, मुझे ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, ना कि अमेरिका की जो फेल्ड पॉलिसी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि दुनिया में मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड वो चाइना है। और जब ये रिजल्ट, ये जब चीज बाहर आई, जब ये रिपोर्ट बाहर आई थी कि चाइना इज द मोस्ट हेटेड कंट्री, उसके 2-3 रीजंस थे। एक,
जो ये दूसरी कंट्रीज में जाकर टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जैसे अमेरिका करता है, और वहां पर दादागिरी दिखाते हैं। तो ये चीजें हैं, कोई भी कंट्री सहन नहीं करेगा, इसलिए द होल वर्ल्ड हेट्स हिम। और नंबर 2 कंट्री जो मोस्ट हेटेड है वो अमेरिका है। पहले मोस्ट हेटेड अमेरिका था, अभी चाइना हो गया, बिकॉज चाइना ने इनके रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दिया, और हमारा नंबर कहीं भी नहीं है हेटेड लिस्ट में। रीजन भी, हमने हर एक के साथ दोस्ती करी है। चाइना हमारी ही पॉलिसीज को अब कॉपी कर रहा है, और ये चीजें हैं सारी जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को इतने मरोड़ पड़ रहे हैं पेट पे। और जो बार बार वो बोल रहा है मेरी गैस ले लो, और भैया तुम अपनी गैस अपने पास रखो, तुम्हारा पेट खराब हो गया, अब हमें तुम्हारी ये गैस नहीं चाहिए, ये मोदी जी बोल रहे हैं जी। और भारत ने इस तरह का रवैया अपनाकर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप और मुल्ला मुनीर को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। ना उनसे बात करनी ना इससे बात करनी, दोनों को मुंह नहीं लगाना है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेडिसिन पर 245% टैरिफ लगाने की धमकी देकर अब जब नई सुबह होगी तब कौन सी धमकी लेकर आएंगे, कौन से तेवर दिखाएंगे। लेकिन मजेदार ये है कि पीएम मोदी उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में, बड़बड़ाहट में पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रहे हैं। और पता नहीं ये डील होगी भी या नहीं कभी, भारत को कोई फर्क पड़ता नहीं है, जितनी डिले होगी अमेरिका कोई फर्क पड़ेगा। आपने सुमित जी समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।